कहता है वेयर एन अटैचमेंट हैज बीन मेड, any private transfer or delivery of property attached of any interest therein, and payment to judgment debtor of any debt, dividend, or any other money contrary to such assignment shall be void as against all claims enforceable under the attachment. All claims enforceable under the attachment. के कहता है कि जब एक प्रॉपर्टी अटैच होगी, अटैच के बाद जो भी आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉपर्टी वो नल एंड वाइड होगी, वो नल एंड वाइड होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है तो उसके बाद जो आप अटैच करते हैं वो उस अटैच की कोई वैल्यू नहीं होती, उस अटैचमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। कल हमने एक एग्जांपल ली थी कि सपोज के प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, सपोज की प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है 1/1/2021 को, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी आप चौथे महीने जाकर अटैच का सेल कर देते हैं, ठीक है, तो उस अटैच की कोई वैल्यू नहीं होगी, उस अटैचमेंट की उस मतलब ट्रांसफर की कोई वैल्यू नहीं होगी। देखिए हमने एग्जांपल ली थी कि जी ये अटैचमेंट का अटैचमेंट हुई है, चले अब एग्जांपल लेते हैं कि एक मैडम नाला के खिलाफ डिग्री आ गई और इनके पास जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनके पास 1 एकड़ प्रॉपर्टी है, वो कोर्ट उसी डिग्री में 1/1/2021 को अटैच कर लेती है, ठीक हो गया। ये प्रॉपर्टी 1/1/21 डेट ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है। अच्छा, इनको पता चलता है कि जी मेरी प्रॉपर्टी अटैच हो गई है और ये मेरे खिलाफ डिक्री भी है 10 लाख की, तो मेरी प्रॉपर्टी तो सेल हो जाएगी। तो ये क्या करती हैं, एक दूसरे महीने 1/2/2021 को, ठीक है, वो अटैच प्रॉपर्टी को सेल कर देती है, ठीक है। ये क्या करती है, अटैच प्रॉपर्टी को सेल कर देती है। दी अटैच प्रॉपर्टी मैडम नाला जो है वो अटैच प्रॉपर्टी को सेल कर देती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जी ये अटैच हो गई है और कोर्ट ने वैसे सेल करवा देनी है, मेरे खिलाफ तो 20 लाख की डिग्री है, मेरा 1 एकड़ है, तो वो तो चला जाएगा। ये क्या करती हैं, 1/1/2 को ये डिग्री प्रॉपर्टी सेल कर देती हैं किसी पर्सन को, टू अनदर पर्सन, ठीक हो गया। तो लॉ ये कहता है कि जी ये अटैचमेंट के बाद, इस अटैचमेंट के बाद, इस डेट को कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच करवाया था, इस अटैचमेंट के बाद जो भी ट्रांजैक्शन होगी, कोई सेल करती हैं, ट्रांसफर करती हैं, लिनेट करती हैं, जो भी रहन पे देती हैं, मॉर्गेज पे देती हैं, लीज पे देती हैं, जो मर्जी करती हैं, वो लॉ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। नो, लॉ की नजर में वो नल एंड वाइड होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये बता रहा है आपका सेक्शन 64, ठीक हो गया। कि एक प्रॉपर्टी अटैच हो गई, अटैच करने के बाद जजमेंट डाटर अगर फर्दर सेल करता है तो वो नल एंड वाइड समझी जाएगी, वो नल एंड वाइड होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आगे कहता है जी एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस दिस सेक्शन क्लेम इन्फोर्सेबल अंडर द अटैचमेंट इंक्लूड क्लेम ऑफ पारेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, कि यहाँ पे क्लेम से मुराद वो क्लेम होगा जो आपका मतलब रेटेबल, मतलब जिनका शेयर बनता है। सपोज के रेटेबल में क्या कि जी प्रॉपर्टी कितनी किसकी अटैच हुई है, प्रॉपर्टी थी अदील अहमद के अगेंस्ट एक डिग्री आई और उसका 1 एकड़ अटैच हुआ,
ठीक हो गया। 1 एकड़ उसका अटैच हुआ और 1 एकड़ से मिस अक्सा की भी डिग्री थी और मिस नाला की भी डिग्री थी, मिस शाजिया की भी डिग्री थी। ठीक है, तो क्लेम से मुराद ये इन सारों लोगों का क्लेम, मिस अक्सा का, मिस नाला का, मिस शाजिया का, जितनी जितनी इनका बनता है अकॉर्डिंग टू शेयर। ठीक है, तो क्लेम से मुराद ये इन सारे लोगों का क्लेम होगा, ना कि एक लोग का। ठीक हो गया, क्लेम से मुराद सारे लोगों का क्लेम होगा। आ गया जी आपका चलें जी 65 सर 65 हत्ता के आपको बता जी। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ कि 64 में हत्ता के ये भी कह रहा है कि अगर वो कोई इंटरेस्ट होगा ना उस प्रॉपर्टी के साथ, कोई डिविडेंड होगा, डेट होगा, वो भी साथ ही अटैच होगा, हाँ यानी जी, कि वो भी इससे फायर नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, उस पे प्रॉपर्टी के ऊपर जो होगा वो कोई आप कोई मुनाफा ले रहे हैं तो वो भी उसके साथ ही अटैच होगा, कोई रेंट वगैरह ले रहे हैं तो वो भी उसके साथ अटैच होगा। साथ ही अटैच। जी 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 वेरी गुड यार साहब, वेरी गुड। चलें जी, आ गया जी 65 सेल। अब प्रॉपर्टी जब अटैच हो जाती है तो अगली कार्रवाई क्या होती है? अगली कार्रवाई ये होती है कि वो अटैच प्रॉपर्टी को सेल करके डिक्री को सेटिस्फाई किया जाए, डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाए, डिक्री को सेटिस्फाई किया जाए। कहता है वेयर immovable property is sold in execution of decree and such sale has become absolute। अब किसी ने अगर लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ा है ना, तो सेल का तरीका, कोई भी सेल होती है, अटैचमेंट होती है, वो सेल का तरीका कहाँ पे बताया गया है? लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन है मेरा ख्याल 92 से ऑनवर्ड 106-7 तक है। तरीकेकार सेल का वहीं पे बताया जाता है। अब वो एब्सोल्यूट सेल की बात कर रहा है कि क्या जी, कि जब सेल एब्सोल्यूट हो जाती है। अब सेल एब्सोल्यूट कब हो जाती है? सेल एब्सोल्यूट उस टाइम होती है कि जब आप पेमेंट कर देते हैं फुल, इन फुल। ठीक है, जैसे ये जो प्रॉपर्टी अटैच हुई और इनकी आगे सेल होती है पब्लिक ऑक्शन में, इसका हम ऑर्डर 21 में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पब्लिक ऑक्शन में प्रॉपर्टी सेल होती है और हाईएस्ट बिडर को सेल कर दी जाती है। अब जब सपोज के होती है एग्जीक्यूशन, ठीक है, मतलब सेल होती है, तो सेल में वो कोर्ट ऑर्डर करती है सेल का। ठीक है, सपोज के कोर्ट ने 1/1/2021 को सेल का ऑर्डर किया। ठीक है, 1/1/2021 को सेल का ऑर्डर किया, ऑर्डर ऑफ सेल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। अच्छा, ये इसके लिए कोर्ट क्या करेगी? इसके लिए कोर्ट एक लोकल कमीशन मुकर्रर करेगी। ठीक है क्या? इसके लिए कोर्ट लोकल कमीशन मुकर्रर करेगी, वो आपका ये सारा प्रोसेस करेगा। सारा प्रोसेस वो कौन करेगा? लोकल कमीशन करेगा। ये नीचे हमने पढ़ा भी था। अच्छा, वो ये कोर्ट ने ऑर्डर किया एक एक सेल को। अब यहाँ पे कोर्ट एक लोकल कमीशन भी मुकर्रर करेगी जिसने सेल करवाना है। और जो लोकल कमीशन होगा, सपोज के लोकल कमीशन मुकर्रर कर देते हैं मिस नाला को, ये कोर्ट जो है ना वकील को ही मुकर्रर करते हैं। ठीक है, मिस नाला को मुकर्रर करेंगे तो मिस नाला ने एक ऐड देना है कि जी ये प्रॉपर्टी है, कोर्ट के ऑर्डर पे सेल हुई है और इसकी ऑक्शन होगी 1/2/2021 को, मतलब दूसरे महीने की पहली तारीख को ऑक्शन होगी। ये फिर ऐड देंगी और बताएंगी कि जो इंटरेस्टेड हैं वो प्रॉपर्टी की डिटेल मेंशन करेंगे कि जी 1 एकड़ प्रॉपर्टी है। ठीक है, 1 एकड़ प्रॉपर्टी है और ये फलां जगह पे पड़ी है
स्पेक्स भी बताएंगी, एक एकड़ प्रॉपर्टी है फलान जगह पे पड़ी है और ये हाईएस्ट बिडर को दी जाएगी, जो इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने लेना है होगा, इंटरेस्टेड होंगे, वो अप्लाई करेंगे, सिक्योरिटी होगी 5,000 7,000, ये कोर्ट ऑक्शन मुकर्रर करेगा। उसके बाद जब ऑक्शन होगी, ऑक्शन सपोज के 1/1/2001 हुई है, अब एकड़ वो की वैल्यू वो स्टार्ट में रखते भी हैं कि जी 1 एकड़ की जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसकी हम रखते हैं 15 लाख। ठीक है, 15 लाख से बोली स्टार्ट होगी, 15 लाख होगी तो 15 लाख से हाईएस्ट बिडर जो भी होगा उसको दे देते हैं। सपोज के मिस अक्सा हैं, वो इसकी बोली लगा लेती हैं, हाईएस्ट बिडर यही है, वो लगा लेती हैं इसकी 20 लाख 1 एकड़ की। ठीक है, 1 एकड़ की 20 लाख लगा देती हैं। तो इनको जब ये बोली लगाएंगी 1/1/2021 को इन्होंने 25% जमा कराना है। ठीक है, ला ये कहता है 25%, वैसे ऑक्शनर कोई और भी रख सकता है, ऑक्शनर कोई और भी रख सकता है। ये ऑन द स्पॉट 1/1/2000 को इस डेट को उन्होंने 25% जमा करवाना है। ठीक है, ये जमा करवाना है, तो ये प्रॉपर्टी इनको पोजेशन में दे दी जाएगी। आप ये ऊपर वाला 20 इसका 20 लाख दे करें, इसका पे करेंगी। ठीक हो गया, कब? उसी डेट को, ऑन उसी डेट को एक पे कर देंगे। तो ये जो जमीन का 1 एकड़ होगा, ये इनके नाम पोजेशन इनको दे देंगे, पोजेशन इसको दे देंगे। और इनको कहा जाएगा कि जी आगे 30 दिन का टाइम होता है, मतलब 1/3/2021 को आपने बकाया जो 75% अमाउंट है, ठीक है, पे रिमेनिंग 75%, ये 75% इन्होंने बकाया विद इन 30 डेज होता है, मतलब 30 दिन आपने पे करना है। ठीक है, विद इन 75%। अब जब ये 75% जमा करा देंगी तो एब्सोल्यूट हो जाएगी, फिर वो क्या हो जाएगी? सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। फिर इनका एक मतलब सनद सुल्तानी के नाम देते हैं इनको, सर्टिफिकेट दे देंगे सेल का कि जी ये इनके नाम है। और वही चीज समझी जाती है कि जो वो आपकी रिकॉर्ड ऑफ राइट में होती है, वही उनकी समझी जाती है। तो सेल कब होती है? ये सेल हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है? सेल। और यहाँ पे क्या हुआ है? 75% जब 75% जब पे हो जाता है तो फिर ये एब्सोल्यूट सेल हो जाती है, ये एब्सोल्यूट सेल है। ठीक है, एनईओ ये लैंड रेवेन्यू एक्ट में हम पढ़ेंगे। तो कहता है कि जब आपकी प्रॉपर्टी जो एग्जीक्यूशन में डिक्री में मतलब सोल्ड होती है और वो सेल एब्सोल्यूट हो जाती है, सेल एब्सोल्यूट हो जाती है, मतलब रिमेनिंग अमाउंट पे कर दी जाती है, दी प्रॉपर्टी shall be deemed to have vested in purchaser। तो प्रॉपर्टी उस परचेजर को दी जाती है, जैसे अक्सा है उनको प्रॉपर्टी दी जाएगी। फ्रॉम द टाइम व्हेन प्रॉपर्टी इज सोल्ड, कब से? जब उन्होंने फर्स्ट बिड लगाई थी वहां से उनके नाम पे हो जाती है। सनद बेशक महीने बाद मिलती है, लेकिन नाम कब होती है, कब की होती है? वहां पे जब उन्होंने फर्स्ट 25% पे किया था। एंड नॉट व्हेन फ्रॉम द एब्सोल्यूट बिकम एब्सोल्यूट, कि अब सेल जब उनके नाम कब हो जाएगी? नाम उसकी हो जाएगी 1/1/2021 को, 1/2/2021 को, जब उन्होंने 25% दिया। ठीक है, 1/2/2021। और जब उन्होंने बकाया दिया 25%, इस डेट से उनके नाम भी नहीं होगी, नाम उनके वही पहली वाली डेट से हो जाएगी। ठीक हो गया। आगे इनके बारे में और भी बहुत काफी सारी बातें हैं, लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक हमारा कुछ और है। ठीक हो गया जी। ये है परचेज टाइटल कि जब वो पेमेंट कर देंगी तो उनके नाम पे उनको सर्टिफिकेट दे देंगे, उनके नाम पे सर्टिफिकेट दे देंगे। आगे कहता है जी आपका सूट अगेंस्ट परचेजर नॉट मेंटेनेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ परचेज बीइंग ऑन द बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ, बीइंग ऑन द बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ। अब ये कहता है कि जी ये परचेज नहीं कर सकता, ये
परचेज नहीं मतलब जो प्लेंटिफ है वो नहीं ले सकता। प्लेंटिफ जो होगा, जो डिक्री होल्डर होगा, वो अपने ब्याह पे कोई बंदा रख दे कि जी आप जाके वो प्रॉपर्टी ले लें, वो नहीं ले सकता, वो नहीं ले सकता। डिग्री होल्डर या जजमेंट डेटर? जी मतलब जजमेंट जजमेंट डेटर अपना कोई नहीं, जजमेंट डेटर नहीं, प्लेंटिफ कह रहे हैं, जजमेंट डेटर नहीं। जजमेंट डेटर की तो प्रॉपर्टी अच्छा, सेल ठीक हो हो रही गया। है, जजमेंट डेटर की तो प्रॉपर्टी सेल हो रही है, कोई आपका प्लेंटिफ कोई बंदा रख दे, वो नहीं रख सकता। ठीक है, डिग्री होल्डर जिसके नाम पे, ठीक है, हाँ ठीक हाँ है, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। कहता है आपका नो सूट अगेंस्ट no suit again shall be maintained against any person claiming title under a purchase certificate purchase certified by court in such manner as may prescribe on the ground that the purchase was made on the behalf of plaintiff। कि जी प्लेंटिफ ने कोई बंदा रखा है और उसने परचेज कर लिया है, उसके अगेंस्ट आप दावा करें, ठीक है, वो आपका दावा मेंटेनेबल नहीं होगा। या ऑन द बिहाफ सम थ्रू होम प्लेंटिफ क्लेम, कोई और बंदा जो उसके अगेंस्ट कोई प्लेंटिफ क्लेम रखता है वो। ठीक है, तो सिंपली कह रहा है कि जी अगर प्लेंटिफ ने कोई बंदा रख लिया है, उसने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो उनके खिलाफ आप जो दावा करेंगे वो मेंटेनेबल नहीं होगा। ठीक हो गया। आगे एक और बात करता है, ठीक है आगे, और पहले में कहता है कि जी नो सूट शैल बी मेंटेन अगेंस्ट द पर्सन क्लेमिंग टाइटल under a purchase certified in court such a manner to on the ground that purchase was made on the behalf of plaintiff। कि किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी है और उसके खिलाफ आप दावा नहीं कर सकते इसी ग्राउंड पे कि जी आपने ये प्रॉपर्टी प्लेंटिफ के बिहाफ पे खरीदी है। आगे दो में क्या कहता है नथिंग दिस सेक्शन शैल बार a suit to obtain declaration that the name of purchaser certified as aforesaid was inserted in certificate fraudulently or without consent of real purchaser। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि जी बार नहीं है कि जी आपका उस परचेजर पे सूट फाइल करें, ठीक है, ये बार नहीं है कि आप डिक्लेरेशन लें इस चीज की डिक्लेरेशन के लें कि जिस के नाम पे प्रॉपर्टी की गई है उसने वो टाइटल या उसने वो नाम पे फ्रॉड से करवाई है, फ्रॉडुलेंटली की है, या विदाउट द कंसेंट ऑफ रियल परचेजर के कंसेंट के बगैर करवाई है, उस पे आप सूट बार नहीं कर सकते, उसकी आप डिक्लेरेशन ले सकते हैं। और इंटरफेयर विद द राइट ऑफ थर्ड पर्सन टू प्रोसीड दैट प्रॉपर्टी तो ostensibly sold to certified purchaser on the ground that it was liable to satisfy the claim of third person against real owner simply फर्स्ट चार्ट वन में क्या कहा गया है, चार्ट वन में कहा गया कि जी एक पर्सन है उसने प्रॉपर्टी खरीदी है और आप इस ग्राउंड पे दावा दायर कर दें कि जी उसने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, अपने बेशक नाम पे कराई है लेकिन वो प्रॉपर्टी उसने प्लेंटिफ के ब्याह पे खरीदी है, मतलब डिग्री होल्डर के ब्याह पे खरीदी है। ठीक हो गया, प्लेंटिफ की बात कर रहा है कि तो मतलब उसने कोई उसके बारे में दावा किया होगा। सपोज कि एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी की मतलब एग्जीक्यूशन चल रही है, तो उस प्रॉपर्टी पे कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा भी चल रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूशन में उसमें उस प्रॉपर्टी के बाबत कोई दावा चल रहा है तो प्लेंटिफ कोई बंदा रख दे और उस वो प्रॉपर्टी खरीद ले, तो अब प्लेंटिफ के कहने पे जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी खरीदी है उसके ऊपर आप दावा नहीं दायर कर सकते कि जी आपने जो है वो दावा मतलब प्लेंटिफ के कहने पे ये प्रॉपर्टी क्यों खरीदी है, वो खरीद सकता था। दूसरे में कहता है कि जी अगर वही आपको मतलब जनरल रूल तो ये है कि जो आपका प्लेंटिफ की ब्याह पे कोई प्रॉपर्टी खरीदता भी है अपने नाम करवाता है तो उसके खिलाफ सूट मेंटेन नहीं है, लेकिन उस जनरल रूल की एक्सेप्शन है कि अगर वो प्रॉपर्टी फ्रॉड से ली गई है, ठीक है, फ्रॉडुलेंटली तरीके से ली गई है या
विदाउट द कंसेंट ऑफ रियल परचेजर ली गई है कि अगर रियल परचेजर कौन है, मिस अक्सा ने हाईएस्ट बिड की थी 20 लाख। अब 20 लाख उनकी गैर मौजूदगी में, मतलब उसकी कंसेंट के बगैर वो प्रॉपर्टी नाम करवा देते हैं मिस्टर उसको दूसरे पर्सन को, जिसने उसने अपने नाम से करवा लिया फरारी से, जो परचेजर है रियल मिस अक्सा, उसकी इजाजत के बगैर। ठीक है, तो तब भी आप सूट फाइल कर सकते हैं, या तो उसने फ्रॉड से ले लिया, या उस रियल परचेजर के कंसेंट के बगैर ले लिया है, या तीसरी ग्राउंड है कि इंटरफेयर विद द राइट ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के वो थर्ड पर्सन से मुराद वो कह रहा है कि जी उसका कोई और कुछ मतलब कोई डिग्री होल्डर है, या फिर कोई और उसका कोई कुछ किसी का कोई क्लेम बनता है, ठीक है, जो कि आपका मॉर्गेजी होता है उसका कोई क्लेम बनता है, या कोई आपका कोई लेजी होता है उनका कोई क्लेम बनता है, तो उनके राइट्स को भी इफेक्ट नहीं करेगा, उस वो भी अपना दावादार कर सकते हैं अपने क्लेम के आधार और टू इंटरफेयर विद राइट ऑफ थर्ड पर्सन प्रोसीड अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी। ये थर्ड पर्सन वही होते हैं जिनका कोई क्लेम होता है, जिनका कोई चार्ज होता है, इनकम्प्रेंस होती है, ठीक है, वो भी दावादार कर सकते हैं। तो ostensibly sold to certified purchaser, बेशक वो जाहिर है कि जी सर्टिफाइड परचेजर है, on the ground that liable to satisfy the claim of such third person against real owner। ठीक है, कि जो क्लेमेंट हैं जिनका कोई क्लेम बनता है उस प्रॉपर्टी पे, वो भी दावा दायर कर सकते हैं कि जी मुझे उसका कोई क्लेम दे। सिंपली चार्ट क्या कहता है कि जी आपका जब प्रॉपर्टी सेल हो जाती है, तो प्रॉपर्टी सेल हो गई तो आप इस ग्राउंड पे दावा दायर कर देंगे जी ये प्रॉपर्टी प्लेंटिफ के भी आप पे खरीदी गई है, तो आपका ग्राउंड नहीं है। लेकिन उसकी एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन है कि अगर वो प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली अपने नाम पे करवा लेता है वो आपका कोई तीसरा पर्सन, तो उस पर दावा दायर किया जा सकता है। या दूसरा कहता है कि अगर वो प्रॉपर्टी वो कोई थर्ड पर्सन, और दूसरा वो कहता है कि जी अगर वो प्रॉपर्टी रियल परचेजर की कंसेंट के बगैर उस पर्सन को मिल जाती है, तो उसके खिलाफ भी दावा दायर किया जा सकता है, जो कि सनद सुल्तानी रखता है। या तीसरा है कि जी अगर वो पर्सन कोई तीसरे पर्सन का कोई क्लेम है, तो वो भी उस प्रॉपर्टी पे दावा दायर कर सकता है। ये है चार्ट। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चार्ट में कहता है कि एक्सक्यूज मी जी मैडम, सर, ये जो प्लेंटिफ आप कह रहे हैं सर, ये परचेजर है? इसके ब्याह पे किसी ने परचेज किया। अच्छा अच्छा अच्छा, परचेजर के भी आप पे अगर किसी ने परचेज किया है? ये प्लेंटिफ के ब्याह पे किसी ने परचेज किया। जी सर, वैसे इसमें प्लेंटिफ है कौन, लाइक मिसाल के तौर जिसका पर जैसे? जिसका जिसका क्लेम है इस प्रॉपर्टी पे, जैसे आप हैं, आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किया हुआ है उस प्रॉपर्टी पे जो कि अटैच हुई पड़ी है या सोल हुई पड़ी है, तो आप उसमें प्लेंटिफ हैं। ठीक है पे तो वो ठीक है। प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, सेल हो गई है, लेकिन आप कहती हैं कि जी मैंने तो ये एग्रीमेंट किया है, मैंने तो खरीदा हुआ है, ठीक है, मैंने खरीदी हुई है। जैसे सम टाइम होता है, मैंने एग्जांपल भी दिया है, पहले अटैच होती है, बाद में आप सेल कर देती हैं। आपकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है, आपने मैडम अक्सा को बुलाया कि जी आप मेरी प्रॉपर्टी लेनी है, वो कहती वो हैं तो कि नल एंड कितने, वाइड हो जाता वो नल एंड वाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। वो मैं कह रहा हूँ कि वही एग्जांपल है कि जी जो आप उसमें क्या होंगी, वो मैडम नाला आप वो खरीदती हैं मिस अक्सा, तो बाद में वो दावा कर सकती है ना कि जी मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुझे परफॉर्म करवाया जाए, मैं तो बोनाफाइड परचेजर हूँ। है। जी बिल्कुल, क्योंकि उसने तो पे कर दी ना प्राइस। कर दी, हाँ कर दी, ये चीज है, ठीक है। वो उनके ब्याह पे कोई खरीदता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ दावा दायर नहीं हो सकता। जी ठीक है ठीक। आगे जी आपका 66। सर इसमें प्लेंटिफ से क्या मुराद है? प्लेंटिफ से मुराद सर मैडम, प्लेंटिफ से मुराद मैडम जिसका कोई क्लेम है उस प्रॉपर्टी से, जिसने जिसका कोई क्लेम। क्वेश्चन है
कि अगर जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं, कोर्ट सेल करती है, तो वो किसको वो कंपनसेट करती है अटैच करके प्रॉपर्टी? डिक्री होल्डर को। सर ठीक है, डिक्री होल्डर को करेगी, और जो प्रॉपर्टी मतलब कि बाय ऑक्शन जो उसको सेल करते हैं, तो उसकी जो पैसे आते हैं वो फिर डिक्री होल्डर को देते हैं। हाँ, तो और किसको देते हैं मैडम? डिक्री होल्डर को ही बनते हैं, उसको ही देते हैं, उसको देते हैं ना मैडम। सर फिर उसको प्रॉपर्टी डायरेक्ट क्यों नहीं दे देते? प्रॉपर्टी डायरेक्ट कैसे देंगे मैडम? एक उसके खिलाफ डिक्री है 5 लाख की और प्रॉपर्टी है 10 लाख की, तो सारी प्रॉपर्टी उसको देंगे? उसका तरीकेकार ये होता है कि पहले प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, उसके बाद सेल की जाती है, सेल करके उसको 5 लाख दिया जाता है, बाकी जो अमाउंट होती है वो जजमेंट डेटर को दे दी जाती है। सर ठीक इसका है। ठीक ये है थोड़ा ये जी जी सर असद इसका करें ऐसे बात। इसका ऐसे होगा ना कि वो जो शख्स जिसने वो सूट फाइल किया हुआ है, तो वो जो शख्स है वो जो जिसने वो परचेज की है, अब वो उस पे उसके ब्याह पे वो क्लेम नहीं करेगा। यानी कि कोर्ट ने उसको जो डिग्री थी वो अटैचमेंट करके सेल करके वो परचेजर को दे दी है। ठीक है, अब वो जो शख्स है प्लेंटिफ जिसने सूट फाइल किया हुआ था, जो असल जो जजमेंट डेप्टर उसके खिलाफ, अब हाँ वो जो है वो जो परचेजर है जिसने परचेज किया है उस पे कोई क्लेम नहीं वो करेगा। हाँ लेकिन उसमें शर्त ये है कि अगर वो जो शख्स है वो वो जिसने सूट फ्रॉड फाइल से किया नहीं। हुआ है, हाँ जी। वो कोई ऐसा बंदा हायर कर लेता है कि वो जो है वो ये समझा जाता है कि ये उसका बंदा है। ठीक है, तो फिर जो है वो ये जो है वो ये प्रोसीडिंग सूट हो जो है सकती है। वो, हाँ जी, फिर प्रोसीडिंग हो सकती है। वैसे सूट फाइल नहीं होगा हाँ जी। परचेजर के खिलाफ। हाँ लेकिन जब ये पता चल जाए कि ये वो परचेजर है जिसने उस जजमेंट डेप्टर के खिलाफ एक सूट फाइल किया हुआ था, अब उसने अपने ही बंदा हायर कर लिया है। ठीक है, अब उसने अपने ही ब्याह पे जो हायर करके अपने ब्याह पे वो ले लिए, तो फिर जो है वो सूट फाइल होगा। ठीक है, हाँ जी। अदरवाइज सूट फाइल नहीं होगा। हाँ जी। यही है सर। यही है, बिल्कुल यही है कि जो एक पर्सन ने, जो आपका परचेजर है, उसने ऑक्शन में सेल किया, उसके खिलाफ दावा नहीं होगा, उसके दावा मेंटेनेबल हाँ, ही नहीं है। ठीक है, उसने तो सर ऑक्शन पे इसमें एक खरीदिया थर्ड ईयर है, ऊपर। जी। AIR 1967 SC 1124। इसमें यूं कह रहा है कि सूट अगेंस्ट एनी पर्सन क्लेमिंग टाइटल अंडर ए परचेज सर्टिफिकेट of the court thus protects certified purchaser at auction sale from any claim that purchase was not on his own behalf but on behalf of the plaintiff। AIR 1967 SC 1124। ये AIR 1967 1967। 67 SC ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 1124। 1124। ये 64 पे 66 पे है ना? जी जी सर, 66 क्या कहते हैं? सेक्शन सेक्शन 66। ठीक है, चले मैं ये से सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, ठीक हो गया। चलें जी आगे है जी। गवर्नमेंट कोई रूल्स बना सकती है, गवर्नमेंट कोई रूल्स बना सकती है। पावर ऑफ गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एज टू सेल ऑफ लैंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर पेमेंट। गवर्नमेंट कोई रूल्स बना सकती है कि जी डिक्री को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा, अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो कैसे सेल की जाएगी, वो ये बता रहा है। कहता है दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, the provincial government may, by notification in official gazette, make rules for any local area imposing condition in respect of sale of any class of interest in execution in land in execution of decree for the payment of money, where such interest are so uncertain or undetermined as the opinion of government to make it possible to fix their value। ठीक है, कहता है कि वो कोई रूल्स बना सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट
किसी लोकल एरिया के लिए कि उसकी जो अगर कुछ सेल होनी है, ठीक है, किसी उस सेल पे किसी पर्सन का कोई इंटरेस्ट है उसी एग्जीक्यूशन डिक्री में या पेमेंट ऑफ मनी में, ठीक है, और वो अनसर्टेन है या अनडिटरमाइंड इंटरेस्ट है, तो गवर्नमेंट उसके लिए रूल्स बनाएगी कि उस इंटरेस्ट को कैसे फिक्स किया जाएगा या उस अनसर्टेनिटी को कैसे रिमूव किया जाएगा, वो ये बता रहा है। आगे कहता है वेयर when the say on the date of date on which code come into operation any local area or in special area as to sale in land and execution of decree word वो क्या था, वो एरिया were in force, provincial government may by notification of future declare such rules as force by notification modify the same. Every notification issued on exercise of power conferred by this section subsection shall set out the rules so continued or modified. So continued or modified. सिंपली वो कहता है कि जी गवर्नमेंट कोई रूल्स बना सकती है कि और डिक्री को एग्जीक्यूशन सेल में कैसे की जाएगी, ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि जी सेल के दौरान अगर कोई एरिया उस वक्त उस जहाँ पे सीपी सप्लाई नहीं हो रही थी तो वो उसको भी कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है कि जी ये रूल्स फलां जगह पे भी अप्लाई होंगे। उसके बाद कहता है कि जी ये जो नोटिफिकेशन है एक दफ़ा जो बन गया तो उसको बाद में वो वही आपका चलता रहेगा जब तक वो मॉडिफाई ना हो या कोई चेंज ना हो। शैल सेट आउट रूल्स सो कंटिन्यूड एंड मॉडिफाइड। every notification issued in exercise of power conferred by this section shall set out rules so continued or modified। कैसे कहता है कि ऐसा नोटिफिकेशन जिसमें वो पावर्स कन्फर की गई हैं वही कंटिन्यू रहेंगी, वही आपकी पावर चलती रहेंगी, वो जो रूल्स बनाए थे या बाद में जो मॉडिफाई किए थे वो। ठीक हो गया जी। आगे कहता है डेलीगेशन एज टू पावर एग्जीक्यूट डिक्री अगेंस्ट मूवेबल। अभी देखें कोई कहता है कि जी गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी कोड खुद भी एग्जीक्यूट कर सकती है और वो कोड किसी कलेक्टर को भी दे सकती है कि जी आप इसकी मतलब एग्जीक्यूशन कराएं, इसकी एग्जीक्यूशन आप करवाएं। ठीक है, कोड खुद भी एग्जीक्यूशन कर सकती है और उससे भी करवा सकती है, किससे, आपके वो दूसरा कलेक्टर से भी एग्जीक्यूशन करवा सकती है। कहता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डिक्लेयर बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजट एनी लोकल एरिया the execution of decree in which a court has ordered any movable property to be sold, the execution of any kind or share of such decree or execution of decree ordering the sale of any particular kind or interest immovable shall be transferred to collector। ठीक है, कहता है कि कोई ऐसा एरिया जिस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह सकती है कि जी यहाँ पे कोई अगर डिक्री होती है तो वो डिक्री किसको भेजी जाएगी, कलेक्टर को, और कलेक्टर ही वो डिक्री को एग्जीक्यूट करवाएगा। वो प्रॉपर्टी सेल वगैरह कौन करवाएगा, कलेक्टर। अब पीछे आगे हम पढ़ेंगे कि जब कलेक्टर को वो भेजा गया है, मतलब कलेक्टर को डिक्री दे दी गई है, तो कलेक्ट ऐसे समझा जाएगा कलेक्टर के पास जज की पावर आ गई है। जज वो कलेक्टर एग्जीक्यूशन के में वो सारे काम कर सकता है जो आपका कोर्ट करती है। ठीक है, और जब ये डिक्री कोर्ट के पास कलेक्टर के पास चली जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए तो फिर कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो खत्म हो जाएगी, फिर कोर्ट नहीं कुछ कर सकती, फिर सारी पावर्स आ जाएंगी इसके पास, कलेक्टर के पास। उसके बाद कहता है कि जी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई इशू आ जाता है, कोई मैटर आ जाता है, ठीक है, जिसको डिसाइड करना हो तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपका कलेक्टर करेगा।
सॉरी कोड करेगी। सपोज के आपका वहाँ पे डेक्लेरेटरी डिग्री कौन देती है, आपकी कोर्ट देती है। जैसे हमने ऑर्डर सेक्शन 47 में पढ़ा था कि एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो भी मामला होंगे वो एग्जीक्यूटरी कोर्ट करेगी, ठीक है। उसमें कोई डिक्लेरेशन, कोई मैटर ऑब्जेक्शन आ जाता है तो फिर वो मैटर ऑब्जेक्शन वो कलेक्टर नहीं करेगा, उसके लिए वो डिग्री ट्रांसफर करेगा कोर्ट को उतनी देर तक स्टे हो जाएगी वो एग्जीक्यूशन, कोर्ट वो मैटर डिसाइड करेगी, उसके बाद कलेक्टर के पास आ जाएगी और कलेक्टर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये प्रोसीजर है कलेक्टर के पास डिग्री का, ठीक हो गया। ये आपका प्रोसीजर है कलेक्टर के पास डिग्री का। तो यहाँ पे क्या कहा, ये 68 में कहा गया कि जी गवर्नमेंट कोई भी एरिया बता सकती